हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज के दिन की जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उनका एमसीक्यू हम लोग लेकर के आए हैं, पर उनको सॉल्व करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम चाहते हैं कि आपसे बात करें। देखिए दोस्तों, आपको पता है यूपीएससी प्रीलिम्स जो है वो 26 मई को है। ठीक है, तो अभी अगर आप देखें तो आपके पास कितना ही टाइम बचा है। दिसंबर का 1 महीना और उसके बाद अप्रैल तक के 4 महीने। और क्योंकि अब यूपीएससी प्रीलिम्स का जिस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न हो चुका है, जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपने पिछले साल एग्ज़ाम दिया होगा या फिर आपने पिछले साल के पेपर देखे हैं, तो जो रैंडमनेस है क्वेश्चन पेपर की वो बहुत ही ज़्यादा है। उसके साथ साथ में एडिशनली आप देखेंगे तो सी सेट का पेपर भी बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। ऐसे टाइम पे आप क्या करें अब, है ना। उस चीज़ के बारे में मुझे लगता है कि लगातार बात होती रहनी चाहिए, ताकि जब भी आप तैयारी करें और पढ़ाई करें तो डेली वो चीज़ आपके दिमाग में हो कि आपको अगले 5 महीने तक किस तरीके से चीज़ों को लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले एक जो बात है जिस पर मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास है, मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, एक मोटिवेशनल कोट जो है आप लोगों के लिए है कि सफलता पहले से की गई तैयारी पर निर्भर करती है। बिना सही तैयारी के किए गए काम में असफलता मिलने की संभावनाएं बनी रहती है दोस्तों। इसका मतलब आपको सीधा सीधा समझ में बिल्कुल आ रहा होगा कि अगर अभी जो आपके पास टाइम है, ये टाइम बिल्कुल पर्याप्त है हर तरीके से यूपीएससी प्री को क्लियर करने के लिए। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा और तैयारी के लिए आपके पास कम समय बचेगा, वैसे वैसे जो चांसेस है एग्ज़ाम क्लियर करने के वो कम होते जाएंगे। ये चीज़ मैं आपको अभी से इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब एग्ज़ाम करीब होगा, जब 3 महीने 2 महीने बचे होंगे एग्ज़ाम को, तो उस टाइम पे जब आप खोजना चालू करेंगे कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, रिवाइज़ कैसे करना था, टेस्ट सीरीज़ लगानी थी, टेस्ट सीरीज़ का रिवीजन करना था। ठीक है, तो वो टाइम फिर लेट हो जाता है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा बैकअप में टाइम है तो वो जो टाइम होता है दोस्तों, वो सिर्फ इसमें आपकी हेल्प नहीं करता है कि आपकी तैयारी और थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, बल्कि जो मोटिवेशन होता है, जो फोकस होता है ना, जो एंग्जाइटी होती है उसको आपका कम करता है, फोकस को बढ़ाता है। ठीक है, टेंशन जो होता है एग्ज़ाम से पहले का कि अब तो पेपर बस होने वाला है, अब क्या करें, तो वैसे सिचुएशन के लिए दोस्तों ज़रूरी है कि आप अभी से तैयारी चालू करें। दोस्तों, हम लोग जब डेली क्वेश्चन डिस्कस कर ही रहे हैं प्रीलिम्स के, है ना, उसमें आपके करंट अफेयर्स भी कवर हो रहे हैं, तो आप लोगों को कोशिश करना चाहिए कि एटलीस्ट आप उन 5 क्वेश्चंस को तो करके जाएं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप इसी चैनल के फॉलो करें, आप कहीं से भी करें दोस्तों, बट आप क्वेश्चन लगाएं। 4 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आप कोशिश करें डेली करने की, क्योंकि यही से जो आप तैयारी करेंगे, उनका जो अभ्यास करेंगे प्रश्नों को सॉल्व करने का, यही चीज़ लास्ट में आपको उस एग्ज़ाम वाले दिन काम आने वाली है। क्योंकि आप चाहे जितना भी पढ़ें दोस्तों, जितना भी इंफॉर्मेशन गैदर करें, पेपर का पैटर्न जिस तरीके का हो चुका है, अब जो एग्ज़ाम है उसमें प्रैक्टिस का रोल और बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है दोस्तों। अब अगर आपको ये जो बात है मेरी समझ में नहीं आ रही, आपको लग रहा है कि बस ये सब तो हवाबाजी है, तो एक काम करिए, आप जाके पिछले साल के सारे पेपर्स को देखिए एक बार, है ना। तो क्योंकि मैं भी जो बात कर रहा हूँ, हमारे लिए भी समय इम्पोर्टेंट है, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई भी बात हो जो आपके लिए काम की ना हो। ठीक है, हमारे चैनल पे भी आप देखेंगे दोस्तों तो सिर्फ पढ़ाई का कंटेंट होगा, कोई ज्ञानबाजी मोटिवेशन और ये वो इधर उधर का कुछ नहीं रहता है, क्योंकि ये सब चीज़ें एग्ज़ाम नहीं निकालने वाली हैं। जो आप पढ़ोगे, जो आप मेहनत करोगे, उसी से आपका एग्ज़ाम निकलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा सीरियस होकर करना पड़ेगा चीज़ों को, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों, बिल्कुल जो यूपीएससी का पैटर्न था, हम कोशिश करते हैं कि हम उसी तरीके से जो क्वेश्चन है उसको फ्रेम करें, है ना। और ये जो पैटर्न है, क्योंकि अभी ये नया है तो इसके रिपीटेशन के चांसेस रहेंगे। चलिए देखते हैं। कथन एक कहता है, ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी डिजिटल शोषण की अभिव्यक्ति है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नाबालिगों से जुड़ी स्पष्ट यौन सामग्री के उत्पादन, वितरण या परिग्रहण को संदर्भित करता है। ठीक है। कथन दो कहता है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार
वर्ष 2020 में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े मामलों में वृद्धि हुई है, या चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े जो मामले हैं वो बढ़े हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको करना ये है कि आप वीडियो को पॉज करिए, प्रश्नों को खुद से पढ़िए और उनके आंसर को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिर जब हम लोग आंसर को देखेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा फैक्ट, कौन सा आपका अप्रोच था क्वेश्चन सॉल्व करने का, उससे आपका क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ या गलत सॉल्व हुआ। ठीक है, तो एटलीस्ट इतनी प्रैक्टिस तो आपकी यहाँ पे ही हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आप पॉज करिए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ा होगा, सॉल्व किया होगा खुद से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आंसर इसका ये होगा कि जो ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में बात की गई थी कि ये डिजिटल शोषण की अभिव्यक्ति है, बात बिल्कुल सही है। ये यौन सामग्री के उत्पादन, वितरण या परिग्रहण यानी उसको स्टोर करने को संदर्भित करती है। तो कथन एक जो था वो सही हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े मामले बढ़े हैं, इसीलिए कथन दो भी सही हो गया। लेकिन दोस्तों, दोनों कथन सही होने के बाद भी, चलिए ये दोनों तो सही हो गया, लेकिन क्या ये जो कथन दो है ये कथन एक की व्याख्या करता है क्या? आपको ऐसा लग रहा है क्या इसको पढ़ के? तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों जो बातें की गई है चाइल्ड पोर्नोग्राफी से ही संबंधित बातें हैं, लेकिन जो कथन दो है वो किसी प्रकार से भी डायरेक्टली कथन एक को रिप्रेजेंट नहीं करता है, या उसके जो कंसिक्वेंस होते हैं उसको नहीं दर्शाता है। इस आधार पे ये बोला जा सकता है कि जो कथन दो है वो कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है दोस्तों? विकल्प बी में है। यहाँ पर आप देखेंगे कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं, तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता है दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि आपको हो सकता है आंसर तक आप पहुंच जाए पर ऑप्शन सेलेक्शन में भी गड़बड़ हो सकती है। तो इस चीज़ का हमको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यूपीएससी केवल इस स्तर पर ना खेल करके यहाँ पर भी खेलती है। ठीक है, तो आपके पास गलती करने का कोई विकल्प नहीं है। आपको इस सब के मामले में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखना है। ठीक है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन गलत होगा तो 2.66 मार्क्स माइनस हो जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का जो आपको मिलने थे, और नेगेटिव मार्किंग 0.66 अलग से लग जाएगी। ठीक है, और एक एक नंबर से दोस्तों सिलेक्शन ऊपर नीचे जब हो रहा है तो एक क्वेश्चन भी गलत करना बहुत ज़्यादा रिस्की, आपको पूरा साल ख़राब हो जाएगा उससे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों क्या है। देखिए दोस्तों, सिंपल आर्ट एंड कल्चर से थोड़ा ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्दियों के महीने के दौरान कंबाला भैंस दौड़ का आयोजन किया? जब किसान अपनी धान की फसल काटते हैं, ठीक है, तो जब धान की फसल कटती है उस समय कबाला भैंस दौड़ होती है। ठीक है, भैंसों की दौड़ होती है कबाला नाम से। तो दोस्तों ऐसा, सॉरी कंबाला है, ओके कंबाला है। तो ऐसा कौन सा राज्य है दोस्तों, ठीक है, जो कि इस दौड़ को कराता है? अगर आपने कांतारा मूवी देखी होगी तो उसमें एक सीन होता है भैंसों की दौड़ का, बट मैंने मूवी का नाम लिया तो इसीलिए आप उसको केरला से जोड़ेंगे, ऐसा मत करिएगा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो कर्नाटका है। और चलिए इसका थोड़ा डिटेल भी हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको याद रखना, रिकॉल करना आसान हो जाए। यहाँ पे आप देखेंगे तो कंबाला एक भैंस दौड़ है जो सर्दियों के महीने के दौरान तटीय कर्नाटक की झीलों उडुपी और दक्षिण कन्नड़ में तब आयोजित की जाती है जब किसान अपनी धान की फसल काटते हैं। यह दौड़ कीचड़ और जल से भरे दो समांतर ट्रैक पर आयोजित की जाती है। भैंसों के प्रत्येक जोड़ी के पास ट्रैक पर जानवरों को नियंत्रित करने और आदेश देने के लिए एक जॉकी या फिर कंबाला धावक होता है। सेम वही सीन है दोस्तों जो कांतारा मूवी में था। अगर आपने कांतारा मूवी देखी होगी तो उसमें आपने इस आइकॉनिक जो रेस है भैंसों की उसको भी देखा होगा। ठीक है दोस्तों, उस हिसाब से हमारा आंसर कर्नाटक हो जाएगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से रिलेटेड है, बट ये है किसका? ये है बायोलॉजी का क्वेश्चन। ठीक है, बायो का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपने बेसिक साइंस पढ़ी है
तो आपको इसको सही करना आपके लिए आसान होगा। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, पहला विकल्प जो है वो बात करता है लाइसोजाइम के बारे में। ठीक है, लाइसोजाइम एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एंजाइम है। ठीक है, लाइसोजाइम जो आंसू, लार, कफ जैसे विभिन्न शारीरिक स्रावों में पाया जाता है। यह वायुमार्ग द्रव का भी प्रमुख घटक है जो अमाइलोडोसिस जैसी व्याधियों का अध्ययन करने में एक मॉडल प्रोटीन के रूप में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, इसमें सही विकल्प हमको बताना है। यहाँ पे भी मैं वही हुआ कि आप प्रैक्टिस करिए इसको। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए थोड़ी देर के लिए, और पॉज करने के बाद दोस्तों आप देखिए कि क्या आपको इसके बारे में पता है। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो करिए, उसके बाद हम लोग आंसर को देखेंगे। ठीक है, ताकि आपको ये पता चल सके कि गलतियाँ कहाँ हो रही है, किस स्तर पे हो रही है। देखिए दोस्तों, गलतियाँ कहाँ कहाँ हो सकती है। एक तो फैक्ट के लेवल पे हो सकती है कि आपको फैक्ट सही नहीं पता। दूसरा कॉन्सेप्ट के लेवल पे हो सकता है। ठीक है, एक फैक्ट, एक कॉन्सेप्ट, और तीसरा हो सकता है सिली मिस्टेक। ठीक है, तो आपको ये तीनों चीज़ों को देखना है कि हो सकता है आपको फैक्ट पता हो पर आपने सिली मिस्टेक कर दिया, हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट ही अच्छे से ना क्लियर हो। ठीक है, तो उस तरीके से, क्योंकि आपका फिर तैयारी उस स्तर पे जाके करना पड़ेगा, है ना दोस्तों। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर आप देखेंगे दोस्तों, लाइसोजाइम एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एंजाइम है। ठीक है, जो आंसू, लार, कफ जैसे विभिन्न शारीरिक स्रावों में पाया जाता है। यह बैक्टीरिया के खिलाफ शरीर की रक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये जो बॉडी की जो रक्षा प्रणाली है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें इसका रोल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। इसलिए कथन एक जो है हमारा वो सही है। ठीक है, फिर आप देखेंगे तो यह एंजाइम विशेष बैक्टीरिया की कोशिका भित्तियों को तोड़ने का कार्य करता है, जो उनके विकास को बाधित करता है और अंततः उनको विनाश की ओर ले जाता है। तो आप देखिए दोस्तों, इसका मैकेनिज्म कैसा है काम करने का, कि ये बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है उसको सीधा अटैक करता है। इससे क्या होता है कि वो फिर डेवलप जो होना चाहिए बैक्टीरिया को, वो अच्छे से हो नहीं पाता है, और वो धीरे धीरे फिर क्या होता है, ख़त्म हो जाते हैं। यह वायुमार्ग द्रव का भी एक प्रमुख घटक है। ठीक है, जो अमाइलोडोसिस जैसी व्याधियों का अध्ययन करने में एक मॉडल प्रोटीन के रूप में कार्य करता है, जो अंततः बहुअंग शिथिलता है ना, यानी मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन का कारण बनता है। यानी कि दोस्तों, आपको पता होगा कि आपने कई बार सुना होगा कि हार्ट, किडनी सब एक साथ काम करना बंद कर दिया, है ना। तो वो चीज़ जो है वो इसी एंजाइम से रिलेटेड होती है। ठीक है, और ये क्या होता है दोस्तों, ये एक दुर्लभ स्थितियों के एक समूह को संदर्भित करता है जो पूरे शरीर में विभिन्न अंगों, ऊतकों, ठीक है, जो प्रोटीन गुच्छे होते हैं उनके संचयन के लिए ये काम करता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो हार्ट हो गया, गुर्दे यानी कि किडनी हो गई, यकृत, प्लीहा जैसे सामान्य अंगों के कार्यों को बाधित कर सकते हैं और समय के साथ नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों ये बहुत खतरनाक चीज़ है। आपको बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ, अगर आपने किसी को देखा होगा, किसी को जानते होंगे, तो रिलेट करने का कोशिश करिए कि हाँ उनको यही जो प्रॉब्लम है ये हुई होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब आपको पता है दोस्तों, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के ही एमसीक्यू हैं, गुरु नानक जयंती है। ठीक है, तो उस हिसाब से दोस्तों ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, पर हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट भी है, भक्ति आंदोलन और उस तरीके की चीज़ों से फिर जुड़ जाता है जाकर के। तो देखेंगे दोस्तों, गुरु तेग बहादुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनकी रचना को 116 काव्य भजनों के रूप में पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। ओके, वर्ष 1675 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर की हत्या दिल्ली में कर दी गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। आपको यहाँ पे सेम प्रोसेस फॉलो करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और उसके बाद दोस्तों आंसर को देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर। यहाँ देखिए दोस्तों, गुरु तेग बहादुर का जन्म 21 अप्रैल 1621 को अमृतसर में माता नानकी और छठे सिख गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह के यहाँ हुआ था, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ सेना खड़ी की और योद्धा संतों की अवधारणा प्रस्तुत की। ठीक है दोस्तों, योद्धा संतों की अवधारणा प्रस्तुत की इन्होंने।
उनकी रचना को 116 काव्य भजनों के रूप में पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। अतः कथन एक जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आपको याद रखना ये गुरु तेग बहादुर जी से जुड़ा हुआ है। फिर आप देखेंगे वर्ष 1675 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर की हत्या दिल्ली में कर दी गई थी। यह भी विकल्प सही है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें दोस्तों आपको हो सकता है समझ में आ रही हो अच्छे से, है ना, आपको किस तरीके से प्रीलिम्स को अप्रोच करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व किए बिना आप प्रीलिम्स अगर देने जाएंगे तो बड़ा दिक्कत होगा। ये वैसी बात है कि आपने बैठ के बहुत स्टडी की कि तैरा कैसे कैसे जाता है, उसके लॉस क्या होंगे, है ना, कैसा बॉडी का मूवमेंट होगा, पर जब तक आप पानी में नहीं उतरेंगे तो आप नहीं तैर पाएंगे। और आप सीधा तैरने जाएंगे दोस्तों तो आप डूब जाएंगे फिर, और वहाँ आप डूब जाएंगे तो फिर समझ रहे हैं दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपको डूबना नहीं है, आपको यहाँ से निकलना है। चलिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से अगर आप बोलें कि इस पूरे उसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोला जाए तो बोला जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी अब जिस तरीके से प्रश्नों को पूछ रही है थोड़ा सा उसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। और धीरे धीरे मेरा मानना है दोस्तों कि यूपीएससी इस अप्रोच को और आगे लेके जाएगी, क्योंकि पिछला पैटर्न जो प्रॉपरली पूरा चेंज हुआ था वो 2013 में हुआ है। 10 साल हो चुके हैं दोस्तों। तो अब यूपीएससी भी है कि एक ही चीज़ को वो कब तक फॉलो करेगी। ठीक है, उसके बाद मार्केट में जो ये चीज़ें चली कि एलिमिनेशन ट्रिक, ऐसा फैक्ट, ऐसा गलत ही या सही, ऐसा वैसा, समझ रहे हो, तो यूपीएससी को भी उससे बहुत चिढ़ हुआ। और कोचिंग सेंटर्स को सबक सिखाने के लिए भी यूपीएससी उस तरीके से खुल के सामने आई है कि आप कुछ भी करो, कुछ भी पढ़ो, कोचिंग वाले आपको कोई भी मटेरियल दें, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, अगर आपने अच्छे से बेसिक चीज़ों को कवर नहीं किया है तो एग्ज़ाम फिर आपके लिए नहीं है, फिर आप एलिमिनेट हो जाओगे वहाँ से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन को आगे। इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखिए संस्था का नाम क्या है। संस्था का नाम है दोस्तों इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विकल्प एक कहता है यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो उष्ण कटिबंधीय वनों के सतत प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देता है। साथ ही यह स्थायी रूप से प्रबंधित तथा कानूनी रूप से उष्णकटिबंधीय वनों की काटी गई लकड़ियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार और विविधीकरण को भी बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी समझौता 1983 के तहत की गई थी। भारत सहित संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इसके सदस्य हैं। ठीक है, फिर से दोस्तों वही बात जो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करिएगा और प्रश्नों को पढ़िएगा, उसके बाद आप आंसर देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आंसर को। यहाँ देखेंगे दोस्तों तो जो ITTO है यानी कि इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर सरकारी संगठन है जो उष्णकटिबंधीय वनों के टिकाऊ प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देता है। साथ ही यह स्थायी रूप से प्रबंधित तथा कानूनी रूप से उष्णकटिबंधीय वनों से काटी गई लकड़ियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विस्तार और विविधीकरण को भी बढ़ावा देता है। सेम चीज़ विकल्प एक में लिखी हुई थी दोस्तों, इसीलिए जो हमारा कथन एक है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर आप देखेंगे इसकी स्थापना के बारे में जो प्रश्न था, तो स्थापना इसकी अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी समझौता 1983 के अंतर्गत की गई है। ठीक है, और इस पर क्या है, व्यापार और विकास पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है उसमें चर्चा की गई थी, इसीलिए कथन दो भी सही है। सदस्यों की बात करें दोस्तों तो बिल्कुल भारत इसमें शामिल है। भारत इसमें शामिल है, लेकिन दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, इसीलिए कथन जो 3 है वो गलत था। ठीक है, इसके सदस्य विश्व के लगभग 80% उष्णकटिबंधीय वनों का प्रबंधन करने के साथ साथ 90% वैश्विक उष्णकटिबंधीय लकड़ी व्यापार के लिए जिम्मेदार हैं। यानी कि आप सोचिए दोस्तों कितनी बड़ी संस्था है, कितनी बड़ी संस्था है। आपने इससे पहले इसके बारे में सुना है, पढ़ा है, समझ रहे हैं आप इसका महत्व। 80% है ना दोस्तों उष्णकटिबंधीय वनों का प्रबंधन करता है ये, और 90% जो उष्णकटिबंधीय लकड़ियों का व्यापार हो रहा है उसको भी ये कंट्रोल कर रहा है, उसको भी ये देख रहा है ना। तो कितना महत्व है इस संस्था का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना।
तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर, तो विकल्प 1 और 2 बिल्कुल सही है, विकल्प 3 हमारा गलत था। सही उत्तर बताना है। तो अगर आप देखें तो कथन 1 और 2 है ना, विकल्प 1 में है, ए में है, इसीलिए ये जो होगा दोस्तों, ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, हमने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे डेली न्यूज़पेपर से जो हमारे यहाँ रहते हैं कि हाँ उनको कवर करना ही हमको, तो हम उनको करते हैं वहाँ से। इसके अलावा दोस्तों आपको करना ये है कि करंट अफेयर्स की सेपरेट क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, जिसका जो न्यूज़ बहुत टाइम से है ना, यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। हर 6 महीने में, 5 महीने में बार बार उसका रिपीटिशन हो रहा है, और उस न्यूज़ से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट बन सकते हैं बेसिक के, और जो करंट अफेयर्स से भी लिंकेज हो सकता है, वो सारी चीज़ें करंट अफेयर्स की क्लासेस में कवर हो रही हैं। तो आपको करंट अफेयर्स का उतना लोड नहीं लेना है अगर आप उन क्लासेस को अच्छे से करके जाते हैं, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर्स के लिए फिर और कोई सोर्स फॉलो नहीं करना है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हमने ऑलरेडी उन सारी चीज़ों को हर जगह से कलेक्ट करके ही किया है। तो आप कहीं और जाएंगे तो वो रिपीटेशन ही होगा, और रिवीजन के टाइम पे आपको दिक्कत होगा। अभी एक क्लास अपलोड हो गई है करंट अफेयर्स की, आप उसको जाके देखिए। उसको देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसकी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे एग्ज़ाम तक पूरा। इसके अलावा दोस्तों 1000 टॉपिक्स जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और इम्पॉर्टेंट कहने का मतलब है वैसे टॉपिक्स जो स्टैटिक्स से रिलेटेड होते हैं, आपके बेसिक बुक से रिलेटेड हैं, है ना, जो पीवाईक्यूज़ में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, जो बहुत जनरल हैं, जो हमेशा न्यूज़ में बने रहते हैं, तो उस तरीके के टॉपिक्स की हम लोग जो सीरीज़ है उसको भी हमारे चैनल पर चला रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों प्रीलिम्स के बाद मेंस के टाइम पे भी आपको चीज़ें हमारे साथ जो है, जो टीम है काम कर रही है बेहतर तरीके से, वो प्रोवाइड होगी। और मैं खुद अपने ही चैनल पर डेली मेंस का जो आप आंसर राइटिंग की बात करते हैं, डेली आंसर राइटिंग कैसे करना है, क्या करना है, तो हम लोग सिंपल क्या करने वाले हैं कि जो पिछले साल के क्वेश्चंस होते हैं उनको पिक करेंगे, और उनका ही मॉडल आंसर मैं आपके सामने लेके आऊँगा, ठीक है, कि उसको कैसे अप्रोच करना है, कैसे लिखना है। और नेक्स्ट डे के लिए हम लोग आपको एक और क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। उससे ये होगा कि आपके पास 24 घंटे रहेंगे उसके आंसर को लिखने के लिए। आप अच्छे से सोचिए, फ्रेमिंग करिए, लिखिए, और फिर हम जब चैनल पर डिस्कस करेंगे तो आप वहाँ पर भी उस चीज़ को देख सकते हैं कि आपके आंसर में और जो मॉडल आंसर होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड आंसर होना चाहिए यूपीएससी के हिसाब से, वो कैसा था, दोनों में कितना फ़र्क है, ठीक है। और आप जो भी आंसर लिखेंगे दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाइएगा आप लोग, और आपके आंसर्स को वहाँ पर ही अपलोड कर दीजिएगा। तो उससे होगा ये कि वहाँ पर आपके जो आंसर्स हैं उसको रिव्यू भी हम लोग वहीं पे कर लेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी वो मैंने कर ली है। और बाकी आपका कोई डाउट है या फिर कोई टेंशन है, कोई भी चीज़ है एग्ज़ाम से रिलेटेड, यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास स्टेट पीएससीज़ के भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, पर हमारा फोकस दोस्तों अभी तो फ़िलहाल हमारा यूपीएससी पे ही है, और आगे भी हम लोग इसी पे ही काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पूरे जो टीम के मेंबर्स हैं सारे यूपीएससी वाले ही हैं। तो वैसे में फिर स्टेट के अलग से जाना थोड़ा सा सही नहीं होगा, है ना। तो यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप लोग लेके आइए हम लोग के पास, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे मिलके। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, धीरे धीरे दोस्तों, अभी टाइम है प्रॉपर एग्ज़ाम के लिए, तो धीरे धीरे करके चीज़ों को अच्छे से कर लेना है, ताकि एग्ज़ाम आते तक तैयारी बहुत शानदार हो जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।